नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के बेहद खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। इस खास प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हूं। प्रोग्राम के सेगमेंट को लेकर आपकी दोस्त वृंदा प्रधान अजमेरा है आपके साथ। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। आप सभी जानते ही हैं कि हमारा ये प्रोग्राम लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, तो हमारे कुछ टेलीफोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए प्लीज़, जल्दी से नोट डाउन करें हमारे नंबर्स को 0755266049, साथ ही एक टोल फ्री नंबर, जी हाँ इस नंबर को भी जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा 180023300040। इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में जो आज विषय विशेषज्ञ हमारे साथ में है ना, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। आपके दिमाग में, आपके ज़हन में जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको हमारे नंबर्स को डायल करके हमसे जुड़ना होगा। तो कार्यक्रम नमस्कार एमपी में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्यों ना आज के कार्यक्रम की शुरुआत तिथि के साथ करें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम कि आज की तिथि क्या है। नजर डालते हैं तिथि पर। विक्रम संवत 2079 पौष माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, 12 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं हम आपको संप्रेषित करते हैं। जी हाँ, पूरे सप्ताह की थकान उतारने के बाद संडे के बाद जब मंडे आता है ना, तो नेचुरली हम बड़ा फ्रेश तरोताज़ा महसूस करते हैं। एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही उत्साह हम सबके मन मस्तिष्क में होता है, क्योंकि संडे को और सैटरडे को भरपूर थकान उतार चुके होते हैं हम और रिफ्रेश महसूस करते हैं, है ना। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्यारा सा विचार भी आप तक हम पहुंचा दें। अच्छे विचारों को यदि हम जानते हैं, सुनते हैं, मन मस्तिष्क में लाते हैं, तो निश्चित ही ये सुंदर विचार हमारे दिमाग को पोषण प्रदान करते हैं। तो आइए आपके दिमाग को खुराक और पोषण प्रदान करने का हम भी एक प्रयास करते हैं। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। यदि आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है ना, संघर्ष है ना, तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि संघर्ष करने से कहीं ना कहीं हम अपने आप को मजबूत बना रहे होते हैं। हमारे जो इरादे हैं ना, वो और अधिक फौलादी इरादे हो रहे होते हैं और किसी भी समस्या परेशानी से जूझने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। तो संघर्ष यदि आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, तो घबराइए मत, डरिए मत। ये सोचिए कि थोड़ा सा और हमें उनसे मुकाबला करना है, जूझना है और हमारी जो मंजिल है वो बेहद करीब है हमारे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं और आइए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में बेहद खास मेहमान भी मौजूद है। हमारे साथ हैं आईएएस प्रियंका दास जी, आप एमडी हैं एनएचएम। मैडम बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद। हमारे साथ में आज हमारे एक और बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रीमान सुनील काला जी, आप मेडिकल एसोसिएशन के पीआरओ हैं। सर नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम। नमस्कार एमपी। तो हमारे मेहमानों से हमने आपका परिचय करा दिया है, तो अब हम जान लेते हैं कि आज किस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं। दर्शकों, आज इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे भी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस। इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बातचीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि इस विषय से संबंधित बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे प्रियंका दास मैडम है। मैडम आपसे शुरुआत करेंगे। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ डे जो है, उसके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्या होता है ये? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम लोग 12 दिसंबर को मनाते हैं। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र स्तर से ये डिसाइड किया गया है, ना केवल भारत, समस्त राष्ट्र इसको मनाते हैं। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है कि घर के समीप सभी के लिए उचित स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध कराना, मुहैया कराना। विकसित देशों में कई बार ये संभव हो जाता है, लेकिन जो विकासशील देश है या जो एशियन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के राज्य हैं, उनके लिए कई बार ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन खुशी की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी ने ये निश्चय किया है और पूरा देश इस पे काम कर रहा है। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जा रहे हैं पूरे देश में। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हम स्थापित कर रहे हैं और उसका मुख्य उद्देश्य है कि क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल
ऑल हम सबको दे सके घर के समीप, और यही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे का उद्देश्य है। मैडम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अभी आपने हमारे साथ में साझा की कि 10,000 वेलनेस सेंटर्स हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। कैसे उनका लाभ हम सभी को मिल सकेगा, उनका जो लाभ है वो कौन कौन ले सकता है, क्या उसके लिए पात्रता होनी चाहिए, इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे। उसके पहले हमारे जो एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ सुनील काला जी हैं, आप मेडिकल एसोसिएशन के पीआरओ भी हैं। सर, चूंकि दवाइयों को लेकर जागरूकता ये बेहद गंभीर विषय है, हम दवाइयाँ खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ज़रूरी होता है जब हम कभी कोई मेडिसिन, कोई दवाई खरीद रहे होते हैं, जानना चाहें। सबसे पहले तो मैं यूनिवर्सल हेल्थ अवेयरनेस डे पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि जानकारी के लिए मुझे बताया गया है, तो दवाओं को जब भी आप कहीं से खरीदें तो एक तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की पर्चे पर आप दवाइयाँ लें। एक किसी केमिस्ट जो कि रजिस्टर्ड हो उसके यहाँ से दवाइयाँ लें। दवाइयों के लेवल को बराबर देखें, उसकी एक्सपायरी डेट को बराबर देखें, उसकी लेवल पे जो लिखा हुआ है उसको सतर्कता से पढ़ें। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय पे अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी में भी उन दवाओं पर लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या है और ये किस तरह से इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं या आपको हेल्थ में ये किस तरह से बचत करेगी। तो आप जब भी दवाइयाँ लें तो कोशिश करें बिना पर्चे की दवाइयाँ नहीं खरीदें, और जब भी आप कोई दवा लें तो किसी अच्छी कंपनी की दवाइयाँ आप उस केमिस्ट से लें। जी, तो सुनील काला जी ने आप सभी को बताया कि जब कभी भी कोई दवाई आप मार्केट जाकर खरीदते हैं तो उसके पहले जो चीज़ें आपको अपने जहन में रखना ज़रूरी है वो ये हो जाता है कि आप सबसे पहले जो मेडिसिन ले रहे हैं उस पर जो लेवल लगा हुआ है उस लेवल को बहुत ध्यान से पढ़ें। उसमें स्टोरेज कंडीशन क्या है, दवाई का नाम क्या है, क्या उसमें कुछ स्पेशल नोट तो नहीं दिया गया है, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। कई दवाइयाँ होती है जिस पर लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग, तो उसका क्या क्या उसका मतलब होता है। रेड मार्क होता है उसमें और लिखा होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन में ही उसको यूज़ करना चाहिए। क्यों ज़रूरी होता है? दवाइयों का जो लेवल होता है उसको बहुत ध्यान से सतर्कता पूर्वक उसको ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना, उसको पढ़ना, इस विषय पर हम बात करेंगे। उसके पहले हम प्रियंका मैडम से बात करते हैं। मैम, यूनिवर्सल हेल्थ डे जो होता है हम मनाते हैं, उसकी क्या कोई स्पेसिफिक थीम भी होती है हर वर्ष? हाँ, इस बार हर वर्ष थीम होता है। एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गई थी कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसके लिए प्रत्येक राष्ट्र जो कमिटेड रहते हैं, उसमें भी भारत सिग्नेटरी है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल का लक्ष्य 2030 तक का रखा गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ये कोशिश कर रहा है कि 2030 से काफ़ी पूर्व हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि ये यूनिवर्सल हेल्थ फॉर ऑल की परिकल्पना को हम साकार करें, और काफ़ी पहले करें। इस वर्ष की अगर हम थीम बताएं तो इस वर्ष का थीम रखा गया है बिल्ड द फ्यूचर यू वांट, अ क्वालिटी हेल्थ फॉर ऑल। मतलब हम कैसा फ्यूचर गढ़ना चाहते हैं, भविष्य गढ़ना चाहते हैं, वो हम तय करें, राष्ट्र तय करे, और उसमें स्वास्थ्य का एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बिकॉज हेल्थ इज एवरीथिंग, कोविड ने हमें सिखाया है, तो इसीलिए हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल की परिकल्पना है। जी, तो इस बार की जो थीम है वो भी आप सभी ने बहुत अच्छे से समझ ली होगी, जान ली होगी। और दर्शकों, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी ये दुनिया की हर एक चीज़ का हम मज़ा ले सकेंगे। ये दुनिया हमें खूबसूरत, हंसती मुस्कुराती नजर आएगी। और यदि हम बीमार हैं तो कितने भी खूबसूरत नज़ारे हमारे आसपास हों, कितना भी अच्छा दृश्य क्यों ना हो, हमें हर एक सूरत रोती सी नजर आएगी। तो अपने आप को स्वस्थ रखें, तंदुरुस्त रखें, फिट रखें। और शासन ने हमारे लिए जो तैयारियां की हैं उसके बारे में तो हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं। हमारे साथ में हमारे कॉलर भी हमसे जुड़े हुए हैं, आइए उनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम, महेंद्र पटेल मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। नमस्कार महेंद्र जी। प्रश्न दवाइयों गोलियों से संबंधित है कि जो पिछली बार हम जानना चाहते हैं कि जैसे आजकल एंटीबायोटिक ज्यादा चल रही है और मार्केट में इंग्लिश में पर्चा लिखा जाता है डॉक्टरों द्वारा,
और उन पर्चे पर ये लिखा होता है कि आप ये दवाई लीजिए। जैसे बच्चा है तो उनने दवाई थी, उनको 1/2 कर दिया। तो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे उनके लिए अलग डोज होना चाहिए कंपनी से, और जो वयस्क है और जो वृद्ध है उनके लिए अलग होना चाहिए। आपने हिंदी में उल्लेख किया है, मतलब जानकारी का ये अच्छा स्वागत है जनता ने। और लेकिन एक सवाल ये है कि जैसे मतलब डॉक्टर के पर्चे पर, दवाइयों के पर्चे पर लिखा लाल नीला रंग के निशान होते हैं, इन निशानों का क्या मतलब क्या अंतर समझे हम? थोड़ा सा इस पर प्रकार डालें सर। नमस्कार जी। देखिए, जो भी दवा कंपनी है वो फिक्स डोज के हिसाब से दवाई बनाती है कि बच्चों को क्या डोज देना है, बड़ों को क्या डोज देना है। वो अलग अलग तरह से, जैसे दवाई का मेडिसिन होती है, स्ट्रिप भी होती है तो 3 गोली की स्ट्रिप होती है, कोई स्ट्रिप 5 गोली की होती है, कोई 10 गोली की स्ट्रिप होती है। इसका पूरा एक फिक्स डोज होता है। तो कभी भी आप दवाइयाँ कुछ लें तो या तो किसी अच्छे फार्मासिस्ट से समझें, बिना समझे उस दवाई को नहीं लें। आधी गोली पौन गोली का अपने मन से नहीं करें। हर चीज़ की मात्रा फिक्स होती है, 100 mg 200 mg 500 mg उस पर लिखा रहता है। उस दवाई को किस तरह से हमें लेना है वो आप अपने डॉक्टर से या नियरेस्ट केमिस्ट से आप उसको समझें, उसके बाद उस दवाई को लें ताकि वो आपको अच्छे से असर करे। रहा सवाल लेवल का कि ग्रीन लेवल और रेड लेवल, तो रेड लेवल जो होता है वो मांसाहारी चीज़ें जो होती हैं वो उसके लिए रेड लेवल रहता है। जो शाकाहारी लोग हैं वो दवाई का वो उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ग्रीन लेवल रहता है, जो शाकाहारी लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। समटाइम कई बार कॉड लिवर ऑयल इस तरह की चीज़ें यदि मेडिसिन में इनकॉर्पोरेट होती हैं तो उस पर रेड सिंबल बना होता है, और कहीं ना कहीं यदि आप वेजिटेरियन हैं तो ग्रीन कलर का इसमें सिंबल बना होता है। तो आप उसको देखकर ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि यदि रेड है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉड लिवर ऑयल या इस तरह का कंटेंट हो सकता है। तो उस हिसाब से आपकी सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। शायद सर मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी। और रही बात डोज की, तो बच्चों की यदि हम बात करते हैं तो उनके बॉडी वेट के हिसाब से डॉक्टर्स उनका डोज का निर्धारण करते हैं। तो इसमें हमें अपना डॉक्टर या अपना फार्मासिस्ट खुद नहीं बनना है। हमें सबसे पहले फार्मासिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, केमिस्ट के पास में जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास में। उनके जो सुझाव रहते हैं उनको ही हम गंभीरता से लें और उसको हम फॉलो करें। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम एक्सेस की बात करें कि अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह की स्वास्थ्य संस्थाएं होनी चाहिए, तो एकदम हम ग्रामीण स्तर की बात करें तो हमारा सबसे पहले सब हेल्थ सेंटर हुआ करता था, उसी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। फिर बनते हैं PHCs, फिर ब्लॉक मुख्यालय लेवल पे जाते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। थोड़ा उससे बड़ा कस्बा या शहर में जाएं तो वहाँ पे सिविल अस्पताल होता है, और जिला मुख्यालय पे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता ही है। बड़े जिलों की अगर बात करें तो फिर बड़े जिले के मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज भी होता है। तो ये हमारा स्वास्थ्य विभाग का पूरा हायरार्की है। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाओं में कितने प्रकार की सेवाएं दी जाएंगी, कितने प्रकार की जांचें होंगी और कितने प्रकार की दवाइयां होंगी, ये भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। जब मैं बोल रही हूं कि हमने ग्रामीण स्तर पे अभी आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं और यूनिवर्सल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फ़र्क आया है वो मैं आप सबको, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पहले सब हेल्थ सेंटर पे केवल ANM हुआ करती थी, जिनका मुख्य दायित्व गर्भवती माता और छोटे बच्चों का टीकाकरण करना था। लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि ये पर्याप्त नहीं है, बाकी सामान्य बीमारियों के लिए जैसे पेट दर्द हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हुआ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हुआ, BP हाइपरटेंशन हुआ, ये सब चीज़ों के लिए भी पहले जनता को जो है ब्लॉक, कम से कम ब्लॉक मुख्यालय या PHC तक आना पड़ रहा था। इस चीज़ को बदलते हुए उन्होंने बोला कि नहीं, सब हेल्थ सेंटर्स को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ये सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं है, इस परिवर्तन के पीछे सबसे पहले एक अलग से एक अधिकारी, जिसको हम मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है पदस्थ किए गए हैं। ये नर्सिंग ग्रेजुएट्स और आयुष के डॉक्टर्स हैं।
ऐसे जब मैं बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने 10,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स क्रियाशील किए हैं, तो 10,000 हमने लोगों को पदस्थ भी किया है। हाँ, सो एक पूरा नया काडर वहाँ पे तैनात किया गया है, और सेवाएं जो पहले केवल 2 थी उसको बढ़ा के अभी 12 प्रकार के एक्सपैंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज की हम बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। पहले ग्रामीण स्तर पे कभी भी जब तक लास्ट स्टेज पे नहीं पहुँच जाए कैंसर की बात नहीं होती थी। जब तक बीपी के प्रॉब्लम को इग्नोर करके किडनी के प्रॉब्लम तक नहीं आ पाए, तब तक ग्रामीण अपना जो है जनता, आम जनता जो है अपना रूटीन चेकअप जो कल्चर मतलब शहरों में है वो नहीं था। तो एनसीडीज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। हम लोग इसको नॉन कम्युनिकेबल या गैर संचारी रोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि आशा कार्यकर्ता और सीएचओज के माध्यम से प्रत्येक नागरिक जो 30 साल से ऊपर हो, कम से कम वर्ष में एक बार उसका पूर्ण स्वास्थ्य जांच हो, जिसमें उसका शुगर, उसका बीपी, अगर महिला है तो उनके कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की हम प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग करते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हम लोग ये एक्सटेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज जो है प्रदान कर पा रहे हैं। मैडम, अब चूंकि आपने हेल्थ और वेलनेस सेंटर का जिक्र किया है, और 10,000 वाकई बहुत बड़ी सौगात है प्रदेशवासियों के लिए कि 10,000 सेंटर्स हमारे प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य तो हमारा अच्छा होगा ही, इसके साथ ही बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। मैडम, यहाँ मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं, किस किस तरह की, जैसे कई ऐसी लाइलाज बीमारियां भी होती हैं, क्या उन लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं? उसके साथ ही इनका यदि हमें लाभ लेना है तो उसका किस तरह से जुड़ सकता है व्यक्ति? बिल्कुल, देखिए जो लाइलाज बीमारी वाला है, स्वास्थ्य विभाग को अभी तक जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि जब बीमार पड़ते हैं तब स्वास्थ्य विभाग का काम शुरू होता है। एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू प्रिवेंटिव हेल्थ भी है, और जिसको हम हेल्थ एडवोकेसी बोलते हैं, जानकारी फैलाना। तो आपने नोट किया होगा कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोल रहे हैं। वेलनेस का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ मतलब प्रिवेंटिव चीज़ों पे बात करें। वेलनेस का मतलब है कि हम प्रत्येक वो चीज़, चाहे खान पान हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे योगा हो, चाहे आयुष के ऑल्टरनेटिव थेरेपी की बात हो, इन सब चीज़ों को हम उसके अंदर वीव कर रहे हैं, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा बात है कि जब हम लोगों ने ये 10,000 पूरे प्रदेश में फैला दिए, अभी हम लोग काम इस चीज़ पे नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति हमारे सब हेल्थ सेंटर तक आए। हम लोग सैचुरेशन मॉडल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक पूरा कार्डर दिया है। तो हम ये परिकल्पना ऐसी है कि एक सब हेल्थ सेंटर में मान लीजिए 10,000 का पॉपुलेशन होगा, उसमें 30+ का अगर हम पॉपुलेशन निकालेंगे तो 7,000 करीब होगा। तो उनकी हम खुद प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग करें हमारे आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम के माध्यम से, और फिर उनको हम सब हेल्थ सेंटर्स तक बुलाएं। अभी धीरे धीरे परिदृश्य बदल रहा है। आप अगर हमारे सब हेल्थ सेंटर्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्राणायाम और योगा करते हुए भी सब हेल्थ सेंटर पे लोग मिल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोएक्टिव खुद हो गए हैं। दूसरा चीज़ है कि स्वास्थ्य विभाग की सारी योजनाएं सबके लिए है, इट इज़ फॉर ऑल। इसके लिए कोई विशेष पात्रता रखने की ज़रूरत नहीं है। एनीबडी कैन, कोई भी व्यक्ति हमारे किसी भी स्वास्थ्य संस्था में आ सकता है, उसका पूरा स्वागत है। उसको निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाई और निःशुल्क उपचार प्रोवाइड करने के लिए प्रदेश का शासन जो है बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध है। इसके अलावा जो लाइलाज बीमारी का जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कैंसर, किडनी फेलियर, ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना है जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, और जिसको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। उसमें अगर किसी व्यक्ति के पास आयुष्मान का कार्ड हो तो फिर वो किसी भी प्राइवेट, सारे सरकारी अस्पतालों में तो निःशुल्क है ही, लेकिन जो एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी 5 लाख तक का प्रति साल किसी भी प्रकार का अगर उनको ट्रीटमेंट लेना है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैडम अभी आपने हमें दी। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम मना रहे हैं, और जागरूकता फैल सके, आप सभी को विस्तृत जानकारी मिल सके, स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारे प्रदेश में संचालित हो रही हैं आप सबके उपयोग के लिए, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में है आईएएस प्रियंका दास जी, आप एमडी हैं एनएचएम विभाग में। साथ ही हमारे साथ में सुनील काला जी भी हैं। इन विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर ही रहे हैं लगातार, और आप तक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे कॉलर भी अभी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार।
नमस्कार सर, मैं नाम प्रसन्न मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक, कितनी लाभकारी होती है, क्योंकि किस बीमारी में लेना चाहिए और किस उम्र में इसको देना चाहिए। जी नंदस्वरूप जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। तो सर देखिए, एंटीबायोटिक दवाओं का जहाँ तक मामला आता है तो वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर दवाओं का अपना अपना असर होता है, हर दवाओं के अपने अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो कोई भी दवाई किस उम्र में कब लेना है वो आप अपने चिकित्सक से उसका मार्गदर्शन से ही लें तो ज़्यादा उचित रहेगा। पर सर ये बात भी उतनी ही सच है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी कि बिना एंटीबायोटिक के उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उनको लेना भी ज़रूरी है। पर कब तक लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या क्या कंडीशंस को हमको फॉलो करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमको रखना चाहिए, उस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल जी, तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब कभी भी कोई बीमारी हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी का परामर्श लेने के लिए कि उसको कैसे ठीक किया जाए, तो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री भी बताएं कि किस किस तरह की आपको प्रॉब्लम रही है, क्या आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, आपकी फैमिली में किसी को कोई ऐसी कोई हेरिडिटरी डिजीज तो नहीं है। वो सारी प्रीवियस हिस्ट्री भी हमें डॉक्टर को, यदि डॉक्टर ना पूछ पाए तो भी हमें बताने की ज़रूरत है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से देख कर, ध्यान में रखकर डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सके और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से आप बच सके। मैडम से हम बात करेंगे। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों की चूंकि हम बात अभी जानना चाह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा क्या शहरी क्षेत्रों के लिए भी कोई नवाचार किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। यूजुअली पहले जब हम एक्सेस की बात करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, हम मान लेते हैं, और ट्रेडिशनली फोकस रहता है कि हम पहले ग्रामीण एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। लेकिन अगर हम 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है और ऑलमोस्ट समस्त राज्यों को जो हमें ग्रांट के रूप में राशि मिलता है उसका 50% हिस्सा वो लोग मैंडेटरीली सिर्फ अर्बन क्षेत्र के विकास के लिए ही दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को भी जो राशि मिली है उससे अभी हम लोग 783 जगह पे नए शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी खोल रहे हैं। तो जैसे हम 10,000 ग्रामीण क्षेत्र में रूरल हेल्थ सब हेल्थ सेंटर्स खोल रहे हैं, वैसे ही अभी शहरी क्षेत्रों में कॉन्सेप्ट यही है कि प्रत्येक वार्ड स्तर पे कम से कम मिड लेवल सर्विस प्रोवाइडर और मेडिकल ऑफिसर के माध्यम से हम बेसिक उपचार पास में, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि शहरों में लोग ज़्यादा व्यस्त हैं और शहरों में हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ बहुत आसान है कि, लेकिन कई बार शहरों में ट्रैफिक की वजह से, अन्य चीज़ों की वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में 40-50 मिनट लग जाता है। तो इसीलिए घर के समीप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी को साकार करते हुए शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी लाए जा रहे हैं। और क्योंकि शहर के नागरिक ज़्यादा जागरूक होते हैं इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन मिले। सिर्फ नॉर्मल MBBS के दवाई से आजकल लोग कई बार संतुष्ट भी नहीं होते हैं। इसीलिए हम लोग प्रदेश में 783 में से 190 हम पॉली क्लिनिक भी गठित कर रहे हैं, जहां पे MBBS डॉक्टर के अलावा 3 प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहेंगे, ताकि अगर किसी को स्पेशलिस्ट टेली कंसल्टेशन भी करना है तो उसको किसी सुपर स्पेशलिटी के तरफ भागना ना पड़े, उसको अपने जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़े, और शहरी स्वास्थ्य केंद्र में ही जो पॉली क्लिनिक है वहां पे उसको इसकी सुविधा मिल सके। जी, तो पॉली क्लिनिक के बारे में भी मैडम ने बड़े विस्तार से बताया, और 783 अभी शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यूनिट्स खुल रही हैं। ये सारी जानकारी भी मैडम ने हम सबको दी। अब यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है हमारे जागरूक रहने की, हमारे सतर्क रहने की और ये सारी जानकारी जुटाने की। मैडम से हम कुछ देर बाद ये भी जानेंगे कि मैडम ये जो सरकार द्वारा हमारे लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो वेलनेस सेंटर्स बने हैं, इनके बारे में कैसे और अधिक जानकारी हम जुटा सकते हैं। उसके पूर्व में हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, VDS राणा जी हमारे साथ में, उनसे हम बातचीत करेंगे। हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है आज, तो जानना चाहेंगे हम आपसे कि ये ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में भी बहुत सुना है, क्या होती है सर ओवर द काउंटर ड्रग्स और कितनी हमारे लिए उपयोगी होती है ये? मैं एक बार फिर से प्रश्न करिए। ओवर द काउंटर ड्रग जी क्या होती है सर, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
ओवर द काउंटर ड्रग जो हमको इजीली अवेलेबल नजदीक पे हो। क्या उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है या फिर बिना प्रिस्क्रिप्शन भी ओवर द काउंटर ड्रग्स हमको आसानी से मार्केट में मिल जाया करती हैं? नहीं, वैसे तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो प्राइमरी स्टेज पर जो हेल्थ की जो आजकल नई चीजें आई हैं, जो इस तरह से नई हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह या जो छोटे छोटे पॉलिक्लिनिक टाइप पे जो शासन का वो आया है जी उसमें वहाँ पर प्राइमरी स्टेज पे काफी हद तक व्यक्ति को जानकारियां डॉक्टर्स के द्वारा और वहाँ पर एक जवाबदेह व्यक्ति के द्वारा मिलेंगी तो अवेयरनेस तो बढ़ेगी इससे। तो उससे क्या है कि जो वार्ड लेवल पे और मोहल्ले लेवल पे लोग जागरूक भी होंगे और लोगों की हेल्थ अपडेट को उससे बेनिफिट होगा। जी सर, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर क्या संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? हम यही है कि सबसे पहले हम सभी लोग अपनी हेल्थ के प्रति हम स्वयं भी थोड़े से अपने आप में थोड़े से जागरूक रहें और नेचर के साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम हेल्थ जो है ज्यादा अच्छी रख सकेंगे। जी बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य है तो ही ये दुनिया खूबसूरत है और तो ही हम कोई काम आसानी से कर सकते हैं। वीडीएस राणा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, बहुत धन्यवाद आपका। जी। हमारे साथ में प्रियंका दास मैडम है। मैडम, संपूर्ण कायाकल्प अभियान के बारे में हम चाहेंगे आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। संपूर्ण कायाकल्प अभियान हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे शुरू किया था। इसकी परिकल्पना ये थी कि नागरिक जब स्वास्थ्य विभाग के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसका सबसे पहला जो इंटरफेस रहता है वो अस्पताल रहता है। तो अस्पताल का फेस लिफ्ट प्रॉपरली हो, इसके लिए संपूर्ण कायाकल्प अभियान लॉन्च किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि प्राइमरी तौर पे जो साफ़ सफाई रहे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। कहीं पे बहुत सारे जगह पे ऐसा है कि नए नए मशीन्स आ गई है लेकिन उसको इंडक्ट करना था, उसमें कई बार गैप हो जाता है। तो नई तकनीक का इन्फ्यूजन, नई मशीन का इन्फ्यूजन, इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हम लोगों ने अभी हमारे किसी भी जिला चिकित्सालय में आप चले जाएंगे, जो लेटेस्ट सीटी मशीन्स हैं, सीटी मशीन्स हमारे हर चिकित्सालय में अवेलेबल है। 100 से अधिक प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट्स हमारे जिला चिकित्सालय में अवेलेबल है। अगर हम डायलिसिस जैसी चीज़ की बात करें जो बहुत हाई एंड टेक्निक हुआ करती थी और बहुत कम जगह पे उपलब्ध होती थी, अभी हमारे प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में, चाहे वो कोई बैकवर्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हो, कोई सुदूर अंचल हो, वहाँ पे भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। फिर अगर हम कीमोथेरेपी की बात करें, क्योंकि कैंसर सुनने से ही लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो और कीमोथेरेपी एक ऐसा चीज़ है जो रिपीटेडली शेड्यूल वाइज, डायलिसिस एक ऐसा चीज़ है जो रिपीटेडली करना पड़ता है। तो हमारे प्रत्येक जिला अस्पताल में, और अभी तो हम लोगों ने सिविल अस्पताल स्तर पे भी हम लोगों ने किया है कि डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर अवेलेबल है, जिसमें प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर्स के द्वारा जो है कीमोथेरेपी एडवाइस की जाती है, उनको मॉनिटर किया जाता है, वो स्टेबलाइज होने के बाद फिर उनको हम डिस्चार्ज करते हैं। टेली कंसल्टेशन, क्योंकि आप ये समझेंगे कि मध्य प्रदेश में स्पेशलिस्ट लोगों की थोड़ी सी कमी है जी। और इसकी हालांकि ये पूर्ति धीरे धीरे होगी, जैसे जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस विस्तारित हो रहे हैं, सीट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें अभी भी कम से कम 3 से 4 साल का समय लगेगा। तब तक के लिए हम मॉडर्न तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। हमारे टेली कंसल्टेशन की अगर हम बात करें तो कैंसर का हमारा हब जो है मुंबई में है, वहाँ से विशेषज्ञ कंसल्ट करते हैं, टेस्ट्स देखते हैं, ऑडियो वीडियो में लाइव बात करके करते हैं। हमारे पीडियाट्रिशियन का हब जो है कोलकाता में है, हमारे बाकी इलनेसेस का हब जयपुर में है। तो ऐसे हम लोग देश के कोने कोने से, जहाँ से हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सेवा यूज़ कर सकते हैं हमारे नागरिकों के लिए, वो भी हम कर रहे हैं। तो संपूर्ण कायाकल्प अभियान एक एंटायर पैकेज है जिसमें हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करें। एक और पहल स्वास्थ्य कार्यक्रम में किया गया था संपूर्ण कायाकल्प के अंतर्गत। आप समझते होंगे कि प्रत्येक अस्पतालों में एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है कि कितने प्रकार की दवाइयाँ वहाँ मिलनी चाहिए। सो इस पे भी विभाग ने काम किया। पहले कुछ सीमित दवाइयाँ ही उपलब्ध थी, उसको विस्तारित करते हुए अभी 500 से अधिक दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए हम लोगों ने चिन्हित किया है और उन सब का जो है
रेट कॉन्ट्रैक्ट करके उनको हम अवेलेबल करा रहे हैं। क्योंकि कई बार ये भी धारणा होता है कि अगर हमने जिला चिकित्सालय से निःशुल्क दवा ली, क्या वो इफेक्टिव है, उसमें वो अच्छे फैक्टर्स है कि नहीं, कॉम्बिनेशन है कि नहीं, इस तरह का कई बार मैं तो ये बोलूंगी कि वो भ्रम ही था। लेकिन अब उस भ्रम का भी हम लोग गुंजाइश नहीं रख रहे हैं, ताकि जो लेटेस्ट अवेलेबल चीजें मार्केट में उपलब्ध है वो सुलभता से किसी भी व्यक्ति को बगैर किसी अप्रोच के उसको सीधा सीधा हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से मिल सके। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैडम अभी आपने दी। चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले सुनील काला जी हमारे साथ में, आपसे बात करेंगे। सर ऑनलाइन दवाइयाँ लेने का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कहीं ना कहीं कोविड इसके लिए थोड़ी सा रिस्पॉन्सिबल हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में लोग थोड़े से कहीं ना कहीं आलसी हो गए, या फिर ऑनलाइन जो खरीदी है उसका ट्रेंड बढ़ा। तो दवाइयों के केस में, मेडिसिन के केस में कितना अच्छा है, क्या कहेंगे? देखिए, ऑनलाइन दवाइयाँ लेना मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे धकेलना है जी। ऑनलाइन दवाइयाँ कोविड के समय पे कहीं भी किसी भी मरीज को नहीं पहुंच पाई, ये मैं दावे से कहता हूँ। हमारा जो केमिस्ट साथी था उसने दिल से सेवा करी। हर ज़िले में, हर जगह, ऑल इंडिया कहीं भी आप बात करेंगे, एमपी की भी बात करेंगे, तो हर छोटी छोटी जगह पे ड्रग विभाग के साथ मिलके हमको बहुत सारी सुविधाएं दी। पुलिस विभाग ने, ड्रग विभाग ने सुविधा दी, हमने घर तक दवाइयाँ पहुँचाई। चाहे वो 10 किलोमीटर दूर हो मरीज, हमने पहुँचाई दवाई। उस टाइम ऑनलाइन कहीं भी आगे नहीं आया। अब ऑनलाइन की बात करें तो जो दवाएं हमारा केमिस्ट को 18% या 17% या 16% का मार्जिन मिल रहा है, वो मार्जिन ऑनलाइन वाला 30% दे रहा है। तो आप समझिए वो क्या दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज एक सोचने वाला विषय है। हमारा केमिस्ट कभी भी इस तरह की दवाइयाँ कभी नहीं देगा, क्योंकि वो जहाँ जिस मोहल्ले में बैठा है वो हर आदमी को जानता है। ऑनलाइन वाले भी आपको चाहिए, मान लो कि आपको 10 बॉटल कोरेक्स की चाहिए या पर्टिकुलर को एक दवाई चाहिए जो कि हानि करती है, तो वो आपको भेज देगा, उसे मतलब नहीं होता, उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब होता। हमारा जो केमिस्ट है, चूँकि मोहल्ले में सबसे जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उस घर में ये बात पहुंचाता है कि देखिए आपका बच्चा या आपके रिलेटिव ये दवाई का सेवन कर रहे हैं जो कि उचित नहीं है। जी। तो ऑनलाइन दवाई का मेरा कोई विरोध नहीं है, पर ऑनलाइन की दवाई की एक अवमानना है। मतलब आप चीज़ों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो हमने दवाई मंगाई है, अब उस पे एक्सपायरी डेट मेंशन बराबर है कि नहीं, कि मिटा के उसको नई डेट लिख दी है। ये सब चीज़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आपको। अच्छा, ऑनलाइन से डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती किसी भी व्यक्ति की कि कहाँ से आ रही है, तो उसको वापस भी नहीं कर सकता। हमारा केमिस्ट अगर 2 गोली भी बच जाती तो वो वापस लेता है। जी। वो बताता है कि नहीं, इसको कोई बात नहीं, हमें दे जाइए, हमारे बिक जाएगी, हम दूसरी दे देंगे। तो ये सब चीज़ें, यानी कहीं ना कहीं क्वालिटी उसकी ख़राब हो सकती है, मेडिसिन डिकम्पोज या डिटोरिएट हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को यदि आपको ध्यान में रखना है तो हम कोशिश करें कि ऑनलाइन जो हम परचेसिंग करते हैं मेडिसिन की, उससे बचें। और प्रॉपर जो हमारे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जो फार्मासिस्ट हैं, उनसे ही जाकर दवाइयाँ खरीदें। जी सर, ब्रांड नेम होते हैं, जेनेरिक नेम, जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, तो उनके बारे में क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, ब्रांड नेम और जेनेरिक मेडिसिन में कहीं भी कोई अंतर नहीं होता है। ब्रांड नेम वाली दवाइयों पे कंपनी अपना अलग से खर्चा करती है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो अपना ब्रांड बनाती है। अब चूँकि मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है आम आदमी की कि वो सस्ती दवाओं के लिए जाएं। वो सोचता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो अपन चीज़ें जो हैं अच्छी ही लें। और अभी भी आप कितना भी देखेंगे तो भारत के किसी भी हिस्से में जेनेरिक दवाइयों को वो प्रभाव नहीं हुआ जो इथिकल दवाइयाँ बिकती हैं। आज भी हम कोशिश करते हैं कि भाई ये ले लो, ये सस्ती दवाई है। नहीं सर, अभी भी यहाँ पर ये कंफ्यूजन वाली कंडीशन बनी है, क्या जेनेरिक दवाइयाँ भी उतनी ही इफेक्टिव हैं, उतनी ही उसमें पोटेंसी होती है, उतनी ही प्रभावकारी हैं जितनी ब्रांड जो मेडिसिन होती हैं, ब्रांड नेम से हम कोई दवाई लेते हैं? किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, किसी बड़ी कंपनी की दवाई को हम खरीद रहे हैं तो क्या वो ज़्यादा असर करेगी हमारे शरीर में, या फिर हम जेनेरिक मेडिसिन जो सरकार ने हमारे लिए सुविधा उपलब्ध कराई है, जेनेरिक मेडिसिन आप खरीदोगे, कम दामों में आपको मिलेगा और वही सेम प्रभाव रहेगा? सरकार तो बहुत प्रयास कर रही है कि सर मेडिसिन जो है, जेनेरिक दवाइयाँ लोग उपयोग में लें। जन औषधि केंद्र भी उसके लिए, जन औषधि केंद्र भी खुले, पर वो भी अभी इतने सफल नहीं हो पाए, और मैं सोचता हूँ सफल हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मानसिकता आम लोगों की है
वो अपने केमिस्ट पे भरोसा करते हैं, अपने डॉक्टर पे भरोसा करते हैं। क्या कहेंगे सर कि इस मानसिकता को, इस भ्रांति को, इस मिथ को कैसे हम दूर करें कि जेनेरिक जो दवाइयां होती हैं वो भी उतनी ही इफेक्टिव होती हैं, जो जन औषधि केंद्र है वहां से जो दवाइयां आप खरीदेंगे वो भी उतनी ही इफेक्टिव हैं, हमारी बीमारियों से, दुख से हमें उतनी ही ज्यादा मुक्ति दिलाएंगे, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनीज की जो दवाइयां होती हैं, ब्रांड और नेम नहीं से हम साहब, कोई medicine एक लेते हैं। दवाइयों में एक भरोसा होता है जी कि भरोसे पे ही आदमी बिल्कुल। का स्वास्थ्य ठीक होता जी है। हाँ। अगर उसको भरोसा नहीं होगा तो वो कितनी भी अच्छी दवाई खा लें उसको असर नहीं होगा। तो जेनरिक दवाई है, तो मैं सोचता हूँ कि अभी बहुत टाइम लगेगा। सरकार बहुत प्रयास कर रही है और अच्छा है लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध हो। हम भी चाहते हैं, हमारा केमिस्ट साथी भी बताता है कि आप ये लो, इसमें आपको ये इतना फ़र्क पड़ेगा, पर अभी आम आदमी वो उसको नहीं समझ पा एक्सेप्ट रहा, नहीं कर पा रहा है। उसको जी, accept। धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता का प्रचार प्रसार होगा वैसे वैसे लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। जी। और सर, आज चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, तो आज आप क्या संदेश लोगों को पहुंचाना चाहेंगे? बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथ ही एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि दवाइयों के साथ साथ योग पे ध्यान दें, अपने खान पान पे ध्यान दें। दवाएं तो एक माध्यम है स्वस्थ रहने की, पर आप जितना अच्छा खान पान रखेंगे, अपने शरीर के लिए योग वगैरह करेंगे, आप उतने ही जल्दी स्वस्थ होंगे। मैं आप सबके स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामना देता हूँ। सर, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात कही है कि हम बीमार ही ना हो, दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े तो कितना अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपना जो डाइट है उसको ठीक करके, कंट्रोल करके, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके स्वस्थ रहने का एक प्रयास कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में, आपने अपना समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ में साझा की, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपका और दूरदर्शन का दोनों का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैडम का भी धन्यवाद कि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जी, बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। प्रियंका मैडम हमारे साथ में हैं और मैडम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी तंत्र में क्या बदलाव किए जा रहे हैं? स्वास्थ्य की क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उद्देश्य तो सेम है कि हमको सब के लिए क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड करना है। उसके लिए जो नवाचार स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो अभी हम लोग बहुत सारी सेवाएं जो है पीपीपी मॉडल के आधार पर प्रदाय कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। जैसे मैंने कुछ पहले बताया था कि जो हमारे लेटेस्ट इंटरवेंशंस हैं कि हम डायलिसिस की सेवा दे रहे हैं, सीटी मशीन की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं, डायग्नोस्टिक सेवाएं दे रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे हब एंड स्पोक मॉडल पे भी हम उतने ही प्रकार की जांचें करा रहे हैं। पहले अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति को अपना थायराइड का प्रोफाइल कराना होता था तो उसको जिला मुख्यालय तक तो आना ही पड़ता था, लेकिन अभी जो है उसका सैंपल उसी सब हेल्थ सेंटर से कलेक्ट हो जाएगा और अगले दिन उसको जो है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी अगर वो हार्ड कॉपी चाहेगा, और उसके पास अगर मोबाइल है तो उसको मोबाइल पे भी पूरी रिपोर्ट, जैसे भी किसी भी बड़े डायग्नोस्टिक लैब से हम कराते हैं, सिमिलरली वैसे ही वो सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। तो इस पीपीपी मॉडल में हम करते ये हैं कि हम अपने स्वास्थ्य संस्थाओं में जो है उनको जगह उपलब्ध कराते हैं। मॉनिटरिंग और कंट्रोल स्वास्थ्य विभाग का होता है, अमला हमारा होता है। कुछ अमला जो मान लीजिए जैसे विशेषज्ञ हमारे पास नहीं है तो वो हम आउटसोर्स के माध्यम से लेते हैं, और जो कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है, जैसे मशीन, हाई एंड मशीनें लगानी होती हैं, तो वो हाई एंड मशीनें जो है हम सामने वाले प्राइवेट वेंडर से उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे ये पीपीपी मॉडल के माध्यम से हम टेली कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स, कैंसर ट्रीटमेंट, ये सब जो है हम अपने जनता को उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी चीज है कि एक आईपीएचएस मानक होता है जो ये डिसाइड करता है, आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में सुना होगा कि इतने बच्चों पे इतना टीचर होना चाहिए, तो वैसे ही मानक है कि इतनी आबादी पे इतने स्वास्थ्य संस्थाएं होने चाहिए, इतने डॉक्टर, इतने नर्स, इतने पैरामेडिक होना चाहिए। तो उस पर भी स्वास्थ्य विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ पे शायद उतने स्वास्थ्य संस्थाएं नहीं है, वहाँ पे नवीन स्वास्थ्य संस्थाएं खोली जा रही हैं। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने 226 नए स्वास्थ्य संस्थाओं को स्वीकृत किया था जो अभी निर्माणाधीन है। इस बार अभी हाल ही में कैबिनेट में फिर से निर्णय हुआ है, ऐसे ही 200 सब हेल्थ सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है खोले जा रहे हैं। मैम, अब बीच में आपको इंटरप्ट करूंगी, बहुत क्षमा चाहती हूँ। हम बता दें आपको, हमारे साथ हमारे एक और कॉलर बहुत देर से हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। हेलो
हेलो। हाँ जी, मंजू चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। मैडम स्वागत है आपका, आप नमस्कार एमपी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, हमारा लाइव जी प्रोग्राम है। नमस्कार। जी, तो मैडम आज का जो दिन है, हम जो बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बातचीत कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस विषय से? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस मनाया जाता है। जी। यह दिवस हमारे प्रदेश में नहीं वरन यह मतलब पूरे विश्व में मनाया जाता है। है ना? और इसके बाद इसमें इसकी जो थीम है, तो प्रतिवर्ष इस दिवस की मतलब थीम होती है। इस वर्ष की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी को सुरक्षित रखें, हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। इस वर्ष की थीम कोरोना महामारी के अनुरूप है, जो कि महामारी के संकट को समाप्त करने और एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करने की दिशा में सहायक होगी। बिल्कुल। अब हमें यह भी जानना होगा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है। तो इसका तात्पर्य है कि देश में किसी भी भाग में बसे नागरिक की आय का स्तर, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति या धर्म के बिना सभी को एक समान यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मिले, ताकि हर व्यक्ति सुरक्षित रहे और उसकी देश से भी कोई कसर खर्च न हो और उसको सभी सेवाएं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो। बिल्कुल, सभी को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्राप्त हो सके, सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय का व्यक्ति हो और किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, उसको समान सुविधाएं मिल सके, इसके लिए हम ये दिवस मनाते हैं। और आप हमसे जुड़े हमारे इस कार्यक्रम में। मंजू जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारे साथ में हमारे एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हैं राम नरेश तिवारी जी, निष्ठुर कवि हैं आप, साहित्यकार हैं, अपनी कविताओं से, अपने साहित्य से लोगों के दिलों में खुशियां लाने का प्रयास करते हैं, लबों पे खुशियां लाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत स्वागत, पुनीत कार्य आप ये कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चाहेंगे सर किसी प्यारी सी कविता से शुरुआत कार्यक्रम में? अवश्य। मेरा देश बहुत सुंदर है, तिरंगा बहुत सुंदर है, किसी भी कवि के बस में नहीं है कि इसकी सुषमा को शब्दों में बांधा जा सके। बिल्कुल। फिर भी एक कोशिश मैंने की है। देखिए, मैंने तिरंगा के लिए, देश के लिए ये गीत। शहीदों के सरोवर का सुरभित कंवल धवल रश्मियों में संवरता रहे, शहीदों के सरोवर का सुरभित कंवल धवल रश्मियों में संवरता रहे, जगती में जब तक जमुन जानवी तिरंगा गगन में फहरता रहे। वाह, तिरंगा गगन में फहरता रहे। बहुत खूब। समुंदर में संगीत की स्वर लहरियां, समुंदर में संगीत की स्वर लहरियां, कस्तूरी केसर किलोलित पवन, नीलाभ नीलम मणि नीलगिर, बिहसे बिहंगम विपुल बागवन, नीलाभ नीलम मणि नीलगिर, बिहसे बिहंगम विपुल बागवन, पर्वत व घाटी से स्रोतों का स्वर, पर्वत व घाटी से स्रोतों का स्वर, झरझर धरा में झरता रहे, जगती में जब तक जमुन जानवी तिरंगा गगन में फहरता रहे, जगती में जब तक जमुन जानवी। सतरंगी सुनहरी सुधी संस्कृति, सतरंगी सुनहरी सुधी संस्कृति, भाषा बहुल जन्मभूमि हमारी, विविध वस्त्र व्यंजन विशद धर्म ध्यानी, माला है माला से कन्याकुमारी। सतरंगी सुनहरी सुधी संस्कृति, भाषा बहुल जन्मभूमि हमारी, विविध वस्त्र व्यंजन विशद धर्म ध्यानी, माला हिमाला से कन्याकुमारी। त दिशा बोध दें विश्व को बुद्धवन, दिशा बोध दें विश्व को बुद्धवन, विवेकासी बौद्धिका हरता रहे, विवेकासी बौद्धिका हरता रहे, जगती में जब तक जमुन जानवी तिरंगा गगन में फहरता रहे, तिरंगा गगन में फहरता रहे। जिसे स्वर्ग कहते हैं हमारे देश में कश्मीर, स्वर्ग सी सुंदरी नौपरी सी जमी, स्वर्ग सी सुंदरी नौपरी सी जमी, कश्मीर किशमिश के कुमुदित नजारे। क्या बात। स्वर्ग सी सुंदरी नौपरी सी जमी, कश्मीर किशमिश के कुमुदित नजारे, इंद्रधनुषी छटा बादलों की घटा,
ललचते जिसे देख कर चांद तारे, ललचते जिसे देख कर चांद तारे, स्पर्श करने को जिसका बदन, स्पर्श करने को जिसका बदन, दिल दुश्मन का हरदम कहरता रहे। क्या बात है। जगती में जब तक जमुन जानवी, तिरंगा गगन में फहरता रहे। शहीदों के सरोवर का सुरभित कमल, धवल रश्मियों में संवरता रहे। जगती में जब तक जमुन जानवी, तिरंगा गगन में फहरता रहे, तिरंगा गगन में फहरता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना, बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई निष्ठू जी। जी। और निश्चित ही कवि जो कह जाता है अपने सुंदर से शब्दों में, सरल भावों में दिल तक उतरती है कवियों की बातें। तो वाकई में कवियों को प्रणाम करते हैं हम, क्योंकि कवि जितने खूबसूरती से किसी भी चीज़ की सुंदरता का बखान कर देता है, आम आदमी के बस की बात नहीं होती है वो। हम चाहेंगे एक और सुंदर सी कविता आप हमारे सामने रखें और उसके बाद प्रियंका मैडम से चर्चा के दौर को हम आगे बढ़ाएं। जी। भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हो। आज बहुत आवश्यकता है नई पौध को, जिनको शिक्षा के साथ साथ संस्कार आवश्यक। बिल्कुल। भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हों, ढूंढ ढूंढ कर देश से हीरे तराश तराश तैयार हों, ढूंढ ढूंढ कर देश से हीरे तराश तराश तैयार हों। भारत माँ के मुकुट में ये जब जगह जगह जड़ जाएंगे, भारत माँ के मुकुट में ये जब जगह जगह जड़ जाएंगे, फैला कर आलोक जगत में धरती को चमकाएंगे जी। फैलाकर आलोक जगत में धरती को चमकाएंगे। सहस्त्र सितारे चम चम चमके, सहस्त्र सितारे चम चम चमके, सूरज चांद अपार हों, भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हों। क्या बात है। भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हों। दूसरा बंद है, गांधी और जवाहर गढ़ना, गढ़ना हमें कलाम है। गांधी और जवाहर गढ़ना हमें कलाम है। चंद्रशेखर और सुभाष भगत सिंह ये बलिदानी नाम है। चंद्रशेखर और सुभाष भगत सिंह ये बलिदानी नाम है। आहों में हो आर्यभट्ट, क्या बात। आहों में हो आर्यभट्ट, बाहों में गगन हजार हों, भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हों। भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हों। और देश हमारा कहाँ गया है, इस बात को मैंने इस बंद में कहा है। सागर धरती नील गगन तक पूरी अपनी तैयारी, सागर धरती नील गगन तक पूरी अपनी तैयारी, दांतों तले दबा के उंगली विश्व देखता शक्ति हमारी। तो सागर धरती नील गगन तक पूरी है अपनी तैयारी, दांतों तले दबा के उंगली विश्व देखता शक्ति हमारी। तो शस्त्र शौर्य से भरी बुझाएं, शस्त्र शौर्य से भरी बुझाएं, दिल में अतुलित प्यार हो। क्या बात है। भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार हो, ढूंढ ढूंढ कर देश से हीरे तराश तराश तैयार हों। भारत माँ के बेटों में शिक्षा व संस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात सर आपने कही है। और निश्चित ही मैडम, लगता है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं देश के, वो बहुत टैलेंटेड हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पर यदि थोड़ा सा संस्कार भी उनमें हो तो उनकी व्यक्तित्व में चार चांद लग जाए। और इसी तरह की सुंदर कविता आपने, कविता क्या सर, एक बहुत प्यारा सा संदेश देने का एक प्रयास जो आपने युवा पीढ़ी को किया है, वो अस्तित्व प्रयास है। और बहुत आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आपने इतनी सुंदर कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरित, जागृत करने की कोशिश की है। आपसे जुड़ेंगे, आपकी कविता का आनंद और लेंगे, पर प्रियंका मैडम की ओर हम रुख करेंगे। और मैडम, आपसे अब हम जानना चाहेंगे कि कैंसर, जिसकी बात सुनते ही हम सब बड़ा भयभीत हो जाते हैं, बड़ा डर जाते हैं, तो उससे जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए पहले तो बात करते हैं इसके लिए किस तरह से हम केयर करें अपने शरीर की कि कैंसर ना हो पाए। फिर हम बात करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो प्रदेश सरकार ने किस तरह की तैयारियां की हैं उससे निपटने की। जी। जैसे आपने बताया है कि कैंसर सुन के ही पैनिक हो जाता है और लोगों को लगता है कि दिस इज़ द एंड। तो सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि हर बीमारी के साथ है, लेकिन कैंसर के लिए डायग्नोस इट अर्ली जो है वो मूल मंत्र है। आप लोग सब सुनते हैं, फिल्मों में देखे हैं, अखबारों में पढ़ा है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जानते हैं कि कैंसर के स्टेजेस होते हैं। तो जैसे जैसे जितना लेट स्टेज पे डिटेक्शन होता है, उतना समस्या
इंसान के शरीर के लिए ज़्यादा विकराल हो जाता है और उपचार प्रदाय करना भी उतना कठिन और जटिल होता जाता है। तो इसीलिए उसको पहले डायग्नोस करना ही सबसे समझदारी की बात है और उसी पे प्रदेश सरकार काम कर रही है। जब मैंने बताया कि हम गैर संचारी रोगों पे काम कर रहे हैं, गैर संचारी रोग का मतलब सिर्फ बीपी और शुगर जांचना नहीं है, उसमें हम 3 कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी कैंसर का प्रकोप है वो है ओरल कैंसर, जो कि तंबाकू के सेवन से किसी भी फॉर्म में ज़्यादा होता है, मुंह को अफेक्ट करता है और उसके भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार और वो सब देखा है। लेकिन वो सब भी हमारे पास जब तक मुंह में पूरे छाले पड़ के नहीं आ जाता है हमारे सिस्टम तक, वो लोग पहले पहुंचते नहीं हैं। सो इसके लिए 2 चीज़ की गई है। नंबर 1, हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं जो नेशनल टोबैको प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, जिसमें जैसे हमारे बीच कवि जी ने बताया है कि युवा पीढ़ी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करते हैं कि ये फैशन के वजह से हमको स्मोकिंग शुरू करना जो एक ट्रेंड सा देख रहे हैं उसको रोकना है और एजुकेशन फैलाना है। सो एक काम उस वर्टिकल पे हो रहा है। दूसरा जो अर्ली डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत नए तरीके के पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स आया है। छोटे छोटे मशीन्स होते हैं जिससे छोटा कैमरा लगा हुआ होता है, जिसमें मुंह के अंदर के फोटोज़ ली जा सकती हैं और उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि वेदर दैट लीजन और दैट इज़ अ अल्सर और इट इज़ अ कैंसर। सो वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम महिलाओं की बात करें तो 2 प्रकार के कैंसर्स बहुत कॉमन है, जो है ब्रेस्ट कैंसर। उसमें आजकल महिलाएं जो हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन करती ही नहीं है, जब तक बहुत बड़ा गठान नहीं हो जाए, दर्द नहीं हो जाए, वो हमारे पास नहीं आते हैं। तो इसमें भी हम लोग ये करते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और हमारे CHOs के माध्यम से हम लोग ये ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। फिर जो सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदाने की मुंह का कैंसर बोला जाता है, बहुत बड़ा कॉमन है, उसकी भी हम लोग कैंप लगा के उसका हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं ताकि डिटेक्शन हो। मैडम बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए आजकल वैक्सीन भी मार्केट में उपलब्ध है, तो उसके बारे में भी हम हाँ, मैं बिल्कुल बताना ही वाली हूँ। इसमें भारत सरकार ये परिकल्पना कर रही है कि जो HPV वैक्सीन है उसको कॉमन इम्यूनाइजेशन, जैसे हम पोलियो का टीका लगाते हैं, हम मीजल्स का टीका लगाते हैं, बहुत शीघ्र ही हमारे बालिकाओं के लिए जो 9 से 14 वर्ष की बालिकाएं हैं उनको हम जिंदगी भर के लिए सुरक्षित कर लेंगे। इस टाइप का वैक्सीन आने वाला है और वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है। उसके लिए जो है कार्य योजना शासन स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है। सो दैट इज देयर। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर से बोलूंगी कि सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सेल्फ केयर में अगर हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार के चेंजेस हैं, मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि तुरंत बिना झिझक के, बिना कुछ सोचे आप ज़रूर हमारे स्वास्थ्य संस्थाएं जो आपके गांव और शहर में अभी उपलब्ध है वहाँ पे आप पहुँचिए। वहाँ पे बहुत ही रिस्पेक्टफुल डिग्निटी के साथ आपका प्रॉपर जाँच किया जाएगा। अगर कुछ गंभीर है तो तुरंत आपको रेफ़र किया जाएगा ताकि समस्या विकराल ना हो। और अगर डिटेक्ट हो ही जाता है, जिसमें कैंसर की अगर हम बात करें तो कुछ में सर्जरी चाहिए, कुछ में रेडियोथेरेपी चाहिए, कुछ में कीमोथेरेपी चाहिए, तो तीनों प्रकार के इलाज जो है सरकारी सिस्टम में भी और आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है प्राइवेट सेक्टर में भी ये इलाज उपलब्ध है। तो घबराइए नहीं, वी कैन ट्रीट यू। मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको स्वस्थ करने के लिए हम लोग हैं, वी विल डू समथिंग। जी, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अंतर्गत ये सारी जानकारी आप हमें दे रहे हैं मैडम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस जानकारियों का भरपूर लाभ लेंगे। बड़ी उपयोगी जानकारी है, उन्हें सिद्ध होंगी। मैडम, चर्चा के इस दौर को हम आगे बढ़ाएंगे और ये विषय इतना गंभीर, इतना संवेदनशील है, जितनी बातें आपसे की जाए वो मुझे लगता है कम पड़ेगा, समय कम पड़ेगा इस प्रोग्राम के लिए। सर, आप तक पहुंचेंगे हम। निष्ठुर जी, आपके इतना प्यारा सा, इतनी मार्मिक कविताएं आप सुनाए जा रहे हैं हमें, और ये जो आपने पीछे जो टाइटल लगा है निष्ठुर, उसके पीछे क्या राज हम जानना चाहते हैं। उसके बाद आपकी कविता सुनेंगे। मैं आपको ये बता दूं जी कि कविता लिखना सरल नहीं है। बिल्कुल। पूछो कलम के प्यारों से कब से लोहा काट रहे हैं, कागज की तलवारों से।
बिल्कुल सही कहा सर जी। मेरे कहने का मतलब कभी कभी ऐसे भी दृश्य हमारे बीच आते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं जिन पर कविता लिखना दुस्साहस करना पड़ता है कविता लिखने के लिए। जी हाँ। तो इसलिए ये नाम मैं अपना सार्थक मानता हूँ जी। कि कभी कभी देश में तरह तरह के लोग होते हैं, उनके खिलाफ भी कविता हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि कलम हमने उठाया है, कविता लिखने का प्रण खाया है, तो जरूरी है कि हम उस पर भर लिखें जो देश के लिए। बहुत सुंदर बात भी कही है कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। एक कलम की जो बूंद है उसमें स्याही में इतनी ताकत होती है कि तलवार की जो ताकत है उससे भी ज्यादा। कलम देश की बड़ी शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कलम की ताकत से दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन हम ला सकते हैं। निश्चित, और निश्चित। ये कवि जो है वो ये काम बड़ा बखूबी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। एक प्यारी सी कविता अब हम आपसे सुनना चाहेंगे। एक शब्द चित्र मैं देना चाहूँगा। हम विंध्य प्रदेश से आते हैं। विंध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक महत्व है। उनके गुरु विंध्य आज भी झुका हुआ है। जब वो सूरज के ऊपर तक बढ़ने लगा था विंध्याचल, तो उनके गुरु गए और वो उन पर झुक गया और वो लौटे नहीं। आइए एक शब्द चित्र विंध्य प्रदेश का। शिखर सतपुड़ा के संवारे विंध्य सजाए वेश रे। शिखर सतपुड़ा के संवारे विंध्य सजाए वेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। बाण भट्ट की पावन धरती तानसेन के गीत जहाँ। बाण भट्ट की पावन धरती तानसेन के गीत जहाँ। श्वेत शेर के साबक वन बन छेड़ रहे संगीत जहाँ। सफ़ेद शेर पहली बार रीवा में पकड़ा गया और पूरे विश्व में गया। तो बाण भट्ट की पावन धरती तानसेन के गीत जहाँ। श्वेत शेर के साबक वन बन छेड़ रहे संगीत जहाँ। चित्रकूट में रघुराई के, चित्रकूट में रघुराई के भरे पड़े अवशेष रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। सस्य श्यामला अवनी उर में अगणित रत्न सजोती है। सस्य श्यामला अवनी उर में अगणित रत्न सजोती है। सोन नर्मदा पावन जल से जिसके मुंह को धोती है। सोन नर्मदा पावन जल से जिसके मुंह को धोती है। पग पग पलक पावड़े जिसमें, पग पग पलक पावड़े जिसमें अनुकूलित परिवेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। शिखर सतपुड़ा के समारे विंध्य सजाए वेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा। अंतिम बंद है। कुंड चचाई क्योंटी जिसके नभ में धुआं उठाते हैं। कुंड चचाई क्योंटी जिसके नभ में धुआं उठाते हैं। मह मह मलय बसंती जिसके दर दर को महकाते हैं। मह मह मलय बसंती जिसके दर दर को महकाते हैं। झुके विंध्य अब उठो खड़े हो। झुके विंध्य अब उठो खड़े हो। आया गुरु आदेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। शिखर सतपुड़ा के संवारे विंध्य सजाए वेश रे। धरती में जन्नत का टुकड़ा अपना विंध्य प्रदेश रे। अपना विंध्य प्रदेश। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही प्यारी कविता अभी आपने विंध्य प्रदेश की को महिमा मंडित करते हुए सुनाई। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ जुड़कर, आपकी कविताएं सुनकर। आपकी कविता को यदि समय बचा तो हम और भी सुनना चाहेंगे। उसके पहले हम मैडम आपसे जानना चाहेंगे, जाते जाते एक संदेश आप इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इस पर क्या कहेंगे, और टेलीमेडिसिन के बारे में बड़ी संक्षेप में आप जानकारी। सबसे पहले मेरा संदेश इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पे सबके लिए रहेगा कि स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एंड जब मैं स्वास्थ्य का ध्यान रखने का बात करती हूँ तो आप ये समझिए कि हम आपके खान पान से लेके दिनचर्या प्रत्येक एंड होलिस्टिकली हम बात करें। और दूसरी चीज़ है कि अगर बाई चांस आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े तो मध्य प्रदेश शासन के प्रत्येक हेल्थ सेंटर पे आपका स्वागत है, जहाँ पे आपको निःशुल्क उपचार और निःशुल्क दवाइयाँ और निःशुल्क जांच जो है उपलब्ध रहेगी। जी मैडम, टेलीमेडिसिन के बारे में भी जाते जाते। टेलीमेडिसिन जैसे मैंने बताया है कि इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। हमारे पीएचसी से स्पेशलिस्ट टेली कंसल्टेशन हो सकता है, और जो हमारे कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉल रेज करके जो है विशेषज्ञों का कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी, तो आज हमारे साथ में, हमारे स्टूडियोज में साथ में थी आईएएस प्रियंका दास मैडम। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैडम आपने हमारे साथ में साझा की। साथ में निष्ठुर जी आप हमारे साथ में थी, आपने बहुत प्यारी सी कविताओं से हमें गुदगुदाया।
उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।